हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11 हम पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11, ओके। लास्ट क्लास में हमने एमओटी थ्योरी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक टॉपिक हमारा छूट गया था, वो था आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्या था भैया? बॉन्ड ऑर्डर। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं, फिर उसका हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये आपको बताएगा बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड की संख्या, कितने बॉन्ड बने हैं, कितने बॉन्ड बने हैं वो आपका कौन बताएगा? बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में अगर मान लो एक बॉन्ड बना हुआ है, अरे एक ही बॉन्ड बना हुआ है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका 1 कहलाएगा। यदि अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2। तो अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। यस, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम इसका मतलब 3 तक जा सकता है। यस सर। क्योंकि 3 बॉन्ड तक ही आप पढ़े हो। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बॉन्ड ऑर्डर 3 का एग्जांपल आपको पता है ना, N2। यस सर। अब ये बताओ, अगर ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू ये तीनों बॉन्ड को तोड़ना। यस सर। अगर मैं ए और बी को अलग करना चाह रहा हूं तो सबसे मुश्किल किस में आएगा? थर्ड वाले केस में मुश्किल होगा ना। यस सर। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा? थर्ड वाला। तो हम लिख सकते हैं ना कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कि नहीं? अरे बॉन्ड की मजबूती, यस सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब ये बताओ क्या हुआ? अगर तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में तुम्हारा क्या है, बॉन्डिंग अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है, तो तुम पास पास बैठे होगे ना क्लास में। पास पास बैठे होगे तो बताओ बॉन्ड लेंथ तुम्हारा घट गया कि नहीं? यस सर। बॉन्ड लेंथ घट गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इट मींस बॉन्ड लेंथ कम। यस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। यस सर। ये बॉन्ड ऑर्डर बताता है, बॉन्ड ऑर्डर का यही काम है। अब ये बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखो क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका बॉन्ड ऑर्डर का हाफ NB माइनस NA, हाफ NB माइनस NA। हाफ तो समझ में आ रहा है, NB NA नहीं समझ में आया। देखो NB क्या है, तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब NB का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। NB का मतलब क्या हो गया? BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है। और Na का मतलब क्या हो गया? ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है। अरे याद है लास्ट क्लास में हमने ये MOT, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे भाई, जो जो तुम्हारा स्टार है उसको रिएक्शन बोल रहे थे और बोले थे ये क्या है, ये है आपका ABMO। और ये बिना स्टार वाला ये क्या है? ये BMO है। तो ये फॉर्मूला के देखो, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? हाफ NB माइनस NA। कैसे निकालोगे? हाफ NB माइनस NA। चलो हाफ NB माइनस NA करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बाद में टफ वाले पे देखो। हमको निकालना है H2 का, H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब बताओ H2 का इसी लिखोगे तो 1s2 होता है ना? यस सर। 1s2 होगा ना, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना। अरे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये हमने सीख लिया था, ये डायग्राम हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में। तो देखो इसी ऐसे ही लिखोगे ना। देखो सबसे पहले नीचे वाले में तुम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में भर दिए, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन हमारे भरने के लिए बचा है क्या? बस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे खर्च हो गया। अब बताओ इस केस में NB इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है कि नहीं? अरे ये बिना तारे वाले में इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या इस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें स्टार लगा हुआ है क्या? नहीं, नो सर। बिना तारा वाला है। लेकिन ऊपर NA में बताओ 0 है ना? यस सर। फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ
NB माइनस N है। अब बताओ दो हाफ 2 माइनस 0 करोगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1 नहीं हो गया? Yes sir. 1. और हम पढ़े थे अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 तो इनके बीच में बॉन्ड कितना होगा, एक होगा ना, एक ही लाइन होगा ना। Yes sir. इसलिए H और H के बीच में कितने लाइन आएंगे, एक आएंगे कि नहीं? Yes sir. Yes sir. समझ में आया? ठीक है, तो यही है तुम्हारा क्या, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकाले बॉन्ड ऑर्डर, हाफ NB माइनस NA, हाफ NB माइनस NA। ठीक है, तो NB का संख्या क्या है, 2 है, NA का संख्या क्या है, 0 है, माइनस किए 1 आया, तो इसलिए क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। बोलो समझ में आया? Yes sir. Yes sir. चलो, Yes sir. जो बच्चा लेट से ज्वाइन किया है वो फिर से सुन ले और इसको क्वेश्चन को समझ। देखो आज जो है हम एमओटी थ्योरी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का सीख रहे हैं। आज की क्लास का हमारा पहला ही टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एकमात्र एक फॉर्मूला है, जो क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई नंदिता पाल, देखिएगा ये फॉर्मूला है, हाफ NB माइनस NA। बी क्या है, बी है बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, और Na क्या है, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये एबीओ मतलब स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, तारे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, H2 प्लस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, अरे एक 1 हुआ ना, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि इसका इसी 1s1 होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन हुए, हमेशा नीचे से स्टार्ट करोगे, चलो 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ फिल करके कहानी खत्म हो गया। फॉर्मूला में तुम पुट करोगे तो NB का वैल्यू तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। Yes sir. NB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और Na का Sir वैल्यू क्या half हो जाएगा. तो यस क्या हो गया भैया, Half. NB का वैल्यू, अरे हाँ NB का वैल्यू क्या हो गया 1, Na का वैल्यू 0, माइनस किए हाफ नहीं हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, हाफ हुआ। Sir half bond कैसे बनेगा? हाँ, हाफ बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, आधा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहे हो? Yes sir. तो हाइड्रोजन H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ। अब आते हैं अगला H2 माइनस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है यार, इसमें तुमको मतलब ये ध्यान से, सर हाँ सर हाफ बॉन्ड कैसे बनेगा, हाफ डॉट से दिखा दो, डॉट अच्छा। डॉट, ठीक है, ढाई बॉन्ड भी तो डॉट से दिखाते हैं ना। यस सर, एमओटी में ये रेजोनेंस करके एक कंसेप्ट आता है ऑर्गेनिक में, वहां पे इसको बहुत अच्छे से सीखोगे कि कैसे ढाई बॉन्ड बन रहा है, 3.25 3.5, ये सब रेजोनेंस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखो बस। देखो ये क्या है, H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई, 3 है कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, कैसे पता चला 3, अरे दो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, फिर से तुम भरना स्टार्ट करोगे, नीचे 2 और ऊपर 1। अब बताओ यहाँ पे NB इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, NB इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, सर 2, Na इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, फॉर्मूला में पुट करोगे 2 माइनस हो जाएगा, हाफ ही हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम भाई, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर देखो, H2 प्लस और H2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ ही है। और स्टेबिलिटी हम क्या बोले थे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम ही है, तो क्या दोनों सेम ही स्टेबल है क्या, नहीं दोनों सेम स्टेबल है। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी सबसे पहले तुम ये क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले चेक करना बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन इन केस बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, इन केस बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या के, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या के, जिसमें ज्यादा मतलब एबीएमओ में जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम। समझ में आ रहा है, मतलब तारे वाले में अगर इलेक्ट्रॉन अगर तारा वाला में ज्यादा हो जाएगा ना तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा उसका। अब तुम देखो H2 यहाँ पे बताओ, H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन तारे में चला गया था कि नहीं, स्टार में चला गया था कि नहीं, yes, एक इलेक्ट्रॉन क्या चल गया था, स्टार में चल गया था, जिसको हम क्या बोले थे, रिएक्शन में चला गया था, एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में चल गया था। तो इसका मतलब बताओ क्या ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन गया है क्या, नहीं, यहाँ पे तारे इलेक्ट्रॉन है। तुम बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, H2 प्लस या H2 माइनस,
H2+. यस, H2+ ज्यादा स्टेबल, इसलिए देख रहे हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं है, H2+ ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू H2-। बोलो भाई। Yes sir. और बताओ ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो ठीक उल्टा नहीं कर दोगे? अरे H2-, Yes sir, inversely proportional होगा। H2+ और सबसे ज्यादा H2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अरे बॉन्ड लेंथ, अरे अरे ये ऐसे हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा H2-, मतलब जो मतलब क्या है, लेस स्टेबल है, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। अरे बोलो, ये सबसे लेस स्टेबल है ना H2-। Yes sir. फिर H2+ तो दोनों में बीच में ही रहेगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, H2 था। H2 क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो भाई ये पास पास बैठना चाहेंगे ना, पास पास बैठना चाहेंगे। Yes sir, bond length ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, कम होगा सर, कम होगा। चलो ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया? यही सब कंसेप्ट ना वो कौन नहीं बता रहा था, हाइब्रिडेशन नहीं बता पा रहा था। हाइब्रिडेशन में आप जाके पूछोगे कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, नहीं बता पाएगा। एमओटी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम एमओटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक, क्या आप तुम कहोगे कि सर हमेशा ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे क्या? तो हाँ भाई, तरीका तो यही है निकालने का, लेकिन एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। देखो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ये देखना, ये बहुत काम का चीज है, ये जेई नीट में आपको बहुत हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 10 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? चलो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? चलो इधर देखो, अब देखना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहता तो देखो क्या होता, एक से लेके मतलब शुरुआती 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चल जाएगा। देखो 1 और 2 यहाँ पे जाएगा ना, नीचे जाएगा कि नहीं 1 2? Yes sir. 3 4 इसमें जाएगा, Yes sir. 5 6 इसमें जाएगा, Yes sir. 7 8। Yes sir. अब बताओ, ये इधर ध्यान देना, ये सब के सब देखो बॉन्डिंग वाले हैं। इधर देखना, ये बॉन्डिंग वाले हैं कि नहीं? देखो किसी में तारा नहीं है, No sir. किसी में तारा नहीं है। इसका मतलब 9 से लेके 14 तक, 9 से 14 तक ये किस में जा रहा है? अरे देखो, अगर मैं बी लिख रहा हूँ मतलब बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, 9 से 14 तक बॉन्डिंग में जा रहा है ना। Yes sir. अब देखना 15 से लेके 20 तक, देखना 15 से लेके 20 तक, देखो ये सब के सब स्टार वाले में जा रहे हैं। देखना इधर स्टार है ना, Yes sir. सब स्टार में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग। देखो ये ट्रिक समझना यार, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, एंटी बॉन्डिंग। अब इधर तुम ध्यान देना, फिर से देखना क्या देखना, 1 से 2 बॉन्डिंग में, बोलो बॉन्डिंग में कि नहीं, बिना तारा वाला। Yes sir. 3 से 4 एंटी बॉन्डिंग, फिर 5 से 6 बॉन्डिंग, देखो बिना तारा वाला, और 7 से 8 एंटी बॉन्डिंग, और 9 से 14 बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, और फिर तुम्हारा 15 से 20, अरे 15 से 20 जा रहा है एंटी बॉन्डिंग। यस सर, एंटी बॉन्डिंग। और देखो अब आपको पता है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बता बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा क्यों? हाँ भाई बढ़ेगा, क्यों? फॉर्मूला क्या होता है, हाफ NV माइनस N था ना, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था NB के, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना Na के। अरे देखो ना, माइनस साइन लगाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Na के। सर यस सर। तो ये पॉइंट सारे पकड़े रहो। अब तुम ध्यान देना, अब हम 10 का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा देखो कहाँ पे जाएगा, यहीं पे रहेगा ना। देखो ये तुम्हारा 8 तक यहाँ पे गया है, 9 और 10 तुम्हारा बॉन्डिंग में जा रहा है कि नहीं? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो तुम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर तुम देखना क्या होगा, हाफ। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, चलो काउंट करते हैं। देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो क्या होगा, 2 और 2 4, और फिर तुम्हारा यहाँ पे भी आ जाएगा 6, मतलब बॉन्डिंग में 6 गया कि नहीं? यस सर। और एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 होगा। बोलो होगा कि नहीं? सर। तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 10 माइनस
4 लिख दिया जाए? यस सर। नहीं, अरे 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना, मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर तक चले गए। अरे 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अरे दो 6 माइनस, अरे क्या होगा? 6 माइनस 4। या 6 माइनस क्या होगा? 6 माइनस 4 होगा। कैसे पता चला 6 माइनस 4? देखो 10 है तो तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो ये तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, तो 6 तुम्हारा बॉन्डिंग में। देखो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 4 10, तो हाँ 6 माइनस 4 यानी कि क्या हो जाएगा? 2 भागा 2 यानी कि 1। बॉन्ड 1 हुआ कि नहीं? यस सर। तो चलो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये ट्रिक क्या है, इसको आप याद करो कि अगर 10 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बोलो जल्दी कितना होगा? 1। बस तो इसको आप रट लो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। चलो बढ़ा रहे हैं, 11 12 13 14, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इधर बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे हैं। 14 के बाद में 15 16 17 18 19 20, बोलो हो गया? अब देखो यहाँ पे 1 है ना, अब क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन तुम बढ़ाओगे ना, तो तुम सोचो एक इलेक्ट्रॉन ये बढ़ रहा होगा, तो अब बताओ ये कहाँ बढ़ रहा होगा? आपको ही पता है, क्या पता था कि बॉन्डिंग में वाले संख्या बताओ। बॉन्डिंग में बढ़ेगा। हाँ वो बॉन्डिंग में बढ़ेगा। कैसे कैसे बॉन्ड? देखो बॉन्डिंग में कहाँ कहाँ है, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बढ़ता है? 1 से 2, फिर 3 4 कहाँ जा रहा था? एंटी बॉन्डिंग में, फिर 5 6 कहाँ था? बॉन्डिंग में। नहीं 5 6 नहीं, 1 2 1 2 3 4 5 6, यस ठीक ठीक। 5 और 6 बॉन्डिंग में था ना, फिर 7 8 एंटी बॉन्डिंग में था, 7 8 एंटी बॉन्डिंग में था, और फिर 9 से लेके 14 तक कहाँ था? बॉन्डिंग। 9 से लेके 14 तक बॉन्डिंग में थे। ठीक है, अब बताओ ये 10 से 11 में जा रहे हो, यानी कि ये इसी रेंज में आ रहा है ना, 9 से 14, तो बॉन्डिंग में बढ़ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बढ़ रहा है, और बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है ना? यस सर। 10 से गायब हुए तो एक ही बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है, तो एक बढ़ रहा है बॉन्डिंग में, एक बढ़ रहा है, और चूंकि जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसको हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर के लिए। यस सर। तो हाफ से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 होगा, बोलो अरे 1.5 होगा ना। तो बस अब आप ये ट्रिक पकड़ लो, 10 का 1, 11 का 1.5, 12 का 2, 13 का 2.5, 14 का 3। अब बताओ 14 तक पहुंचे तुम, 3 गया, अब 14 से जैसे ही 15वां जाओगे, 15 जाओगे, बताओ इसके आगे जाओगे तो एंटी बॉन्डिंग बनने लगेगा। यस सर। अब एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा कि नहीं? यस सर, घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा ना, तो चलो बॉन्ड ऑर्डर घटाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर घटाते हैं। तो बताओ यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर घटाओगे तो 3 से अब नीचे जाओगे तो कितना घटाओगे? अगर बढ़ा रहे थे पॉइंट में तो घटाओगे भी पॉइंट में, तो घटाओगे पॉइंट में, तो यानी कि 3 से इसका क्या हो जाएगा? 2.5 2.5 2 1.5 1 0.5 0। अब बताओ हमने हीलियम का एग्जांपल दिया था, जहां भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा क्या वो बॉन्ड एग्जिस्ट होगा? हीलियम का एग्जांपल हमने नहीं किया ना, नो सर। अभी करेंगे, हीलियम का एग्जांपल करेंगे। देखो जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अरे वो बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, मतलब वो क्या हो गया? वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको जहां जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो आपको नेचर में अवेलेबल नहीं। ठीक है, अरे बोलो ये याद रहेगा ये ट्रिक? यस सर। यस सर। अब ये ट्रिक याद रहेगा, अब चलो जल्दी जल्दी तुम कर लो यहाँ पे। बाकी तुम देखो डिटेल में तुम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे N2 का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, N2 का, तो जल्दी से देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं यहाँ पे मैनुअली करता हूँ, क्योंकि आपको स्कूल एग्जाम में तो आएगा ही। कैसे करोगे N2 का निकालोगे? सबसे पहले N2 का तुम इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। ये कैसे फिल होता है ये लास्ट क्लास में हमने इसको बताया था बहुत डिटेल में। अगर किसी को दिक्कत होगा वो जाके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग एक बार देख सकता है। ठीक है, या फिर रिवीजन के लिए आप जब भी आपका एग्जाम होगा ना स्कूल में, तो स्कूल एग्जाम से पहले जरूर यूट्यूब का लेक्चर आप देख के जाना। ठीक है, हो गया, स्टार्ट हो गया तो एग्जाम वगैरह होते ही रहेंगे। तो या फिर कोई चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, मान लो मूल कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है,
तो अगर आपको स्कूल में और अच्छा परफॉर्मेंस करना है, टॉपर बनना है, टॉपर में भी टॉपर, तो आप क्या करो, सुबह उठो और जो लेक्चर आपको पता है कि मोल कंसेप्ट चल रहा है, अब मोल कंसेप्ट का ये रिकॉर्डिंग ऑन करो और उसको स्पीड है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1.5 घंटा का लेक्चर तो 1.5 घंटा बैठ के देखो, उसको फॉरवर्ड कर करके 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में भगा भगा के देखो और फिर तुम जाओ क्लास। फिर इससे क्या होगा, 2 फायदे, एक तुम्हारा टॉपिक रिवाइज और फिर तुम क्लास में क्या रहोगे भाई, क्लास टॉपर। अच्छा लगता है यार। जैसे हम लोग भी थे ना, जैसे तो आप लोग के एज में तो हम लोग भी पढ़ के जाते थे, ठीक है। खैर उस समय तो हम लोग के टाइम पे, ऐसा मैं बता रहा हूँ, हम लोग के पास टाइम पे क्या था, मतलब ये थोड़ी था भाई यूट्यूब वगैरह, ये यूट्यूब तो अभी जस्ट आया ना, यूट्यूब वगैरह नहीं था। तो हम लोग कैसे पढ़ के जाते थे, हम लोग जैसे मान लो क्या तुम राज सर से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मैं भी तो किसी टीचर से पढ़ाऊंगा, अरे है कि नहीं। यस सर। यस तो सर। मैं उन टीचर का सीनियर से नोट्स मतलब मालूम है, कोई भैया है, मेरी सिस्टर है, मैं अपनी सिस्टर का नोट्स ले लेता था, ठीक है। हम मैं और मेरी बहन एक ही टीचर से पढ़े थे, तो उनका नोट्स मतलब मिल गया मुझे, और मुझे पता है सर तो यही पढ़ाएंगे, तो मैं उसको पढ़ के आता था, मैं नोट्स पढ़ के आता था, और फिर सर कुछ पूछे हैंड रेस, टफ से टफ क्वेश्चन। एक दिन क्या होगा, एक दिन तो मैं ये मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था सर, मैंने तो बोल दिया। वो क्वेश्चन था भाई, ये था मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन थे, मैंने आंसर दे दिया। सर को तो पता चल गया कि भाई ये बंदा पढ़ के आ रहा है कहीं से, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन होते नहीं है कि वो बच्चा दे ही नहीं सकता आंसर, मतलब कितना भी ब्रिलियंट बच्चा, वो बच्चा दे ही नहीं सकता। टीचर को भी तो पता है भाई ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता जब तक मैं नहीं बताऊं, और तुम अगर मान लो उसका आंसर कर दो, तो फिर टीचर लो मतलब चोमू थोड़ी है। सर को लग गया कि पता चल गया कि हाँ मैं कहीं से पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन सर ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि क्लास में यार हम लोग के क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे रहते थे, लगभग 400-500 बच्चे रहते थे एक क्लासरूम में। सर कोचिंग क्लास में या स्कूल? कोचिंग क्लास की बात करें, अरे स्कूल में हम पढ़ाई होता है क्या, स्कूल में टफ क्वेश्चन भी होता है क्या, मैंने क्या बोला टफ क्वेश्चन, स्कूल में टफ क्वेश्चन होता है। तो कौन सी कोचिंग में 400-500 होते हैं क्या बच्चे? क्या कौन सी कोचिंग में 400-500 बच्चे होते हैं? अरे कोचिंग कोचिंग, हाँ हाँ, स्कूल में भी 400-500 बच्चे नहीं होते, वो तो पूरे स्कूल में होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें भाई, इंस्टीट्यूट में एक, अरे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो ऐसे होते हैं कि एक क्लासरूम में 700-800 बच्चे बैठे रहते हैं। यस सर, होते हैं ना, हाँ। यस सर। 700-800 में, उसमें तुम कहीं दब के रहोगे, ठीक है। जानती आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे रहते हैं, आप इंटरेक्ट सर कर सकते हो। इसमें डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे ना? हाँ नहीं, वहां पे तुम बोलने से पहले तुम सोचोगे 100 बार यस सर, कि इतने बोलूं बच्चों में। कि ना बोलूं, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि तुमको भी अगर क्लास में इतना वैसा फीलिंग लेना है कि यार क्लास टॉपर टाइप, तो स्कूल ओपन हो गया, आप उस लेक्चर को रिवाइज करके जाओ। अगर आपको लग रहा है कि कंसेप्ट बहुत क्लियर है, तो एटलीस्ट जो नोट्स है ना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, वो नोट्स को देख लेते हो, फिर जाओ। ओके फिर तुम सर। देखना, इससे तुम्हारा रिवाइज भी होते रहेगा, और तुमको फीलिंग गुड भी आएगा, अच्छा लगेगा, और तुम मतलब यस सर। वो टॉपिक इतना बार रिवाइज हो जाएगा ना कि तुम अगले 2 साल बाद जब तुम जेई या नीट के एग्जाम में बैठोगे, तो कंसेप्ट पूरा याद रहेगा। मेरी क्लास में तो सिर्फ 12 ही बच्चे हैं, मुझे तो टॉपर वाली फीलिंग ही नहीं आती। अच्छा 12 बच्चे ही हैं, क्यों भाई। फिर साइंस में बस 12 ही बच्चे हैं। अच्छा, और लेकिन सीट सर कम है, हमारी क्लास में भी 16 ही बच्चे यस हैं सर, बस। मेरे स्कूल में भी सिर्फ 15 ही बच्चे हैं। सीट नो कम है सर, क्या। हमारी क्लास में तो 60 बच्चे हैं। अच्छा सीट कम है क्या ये 12 बच्चे वाले। यस सर हमारी सर। क्लास 3 है बस। ठीक है, तो 12 में ही टॉपर रहना क्या है। अरे मैम के साथ मैम बोलेगी ना कि हाँ शिवानी बहुत पढ़ती है, बहुत अच्छी है। अच्छा, सर हमारी क्लास में तो रानी की स्कूल में टीचर ही नहीं है वहां पे तो। सर हमारी क्लास में तो 60 बच्चे हैं, तो उनमें कंपटीशन भी बहुत है। हाँ तो अच्छा है ना, देखो कंपटीशन रहना भी चाहिए। सर चलो मेरे यस सर। चलो चलो, अब देखते हैं, चलो बहुत होगी बात, चलो इधर देखते हैं। तो ज्योति के क्लास में 61 बच्चे हैं, तो ये N2 है, N2 में अब देखो फिर से इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, अरे 2 2 4, फिर 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन थे, बताओ यहाँ तक मामला खत्म, 14 तक। यस सर। तो 14 तक खत्म। अब बताओ एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 के केस में, अब काउंट करो एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो एनबी ये रहा ना, 2, अरे ये भी एनबी है, 2 2 4, ये भी
बताओ, सबके सब एनबी है तो एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना एनबी में। और एनए में कितने इलेक्ट्रॉन है? एनए में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे बताओ भाई। 4 है। हाँ 4 है, 2 और 2 4 है ना। वैसे भी काउंट कर सकते यार, 14 था तो 10 एनबी में चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। 4 कहाँ हो गया होगा? एनए में नहीं गया होगा। 10 और 14 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ 10 माइनस 4, यही होगा ना। तो 10 माइनस 4 करोगे तो 3 हो जाएगा सर। 2 इज इक्वल टू 3। देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 3 आया ना, 3 आएगा। और आपको भी पता है यार N2 का में, चूंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो बॉन्ड कितने बनेंगे N के बीच में? 3 ही बनेगा ना। 3। और ये तो पहले से जानते थे कि N और N के बीच में 3 बनता है। क्यों बनता है? तो अभी आपने देख भी लिया। क्या भैया? N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, इसलिए बॉन्ड कितने बनेंगे? 3। बोलो भाई। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई? 3। अब 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3। अब यहाँ पे अब ये ट्रिक का यूज करो और जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। बताओ N2 में, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2.5। अरे इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बता। 15 हुआ ना? नहीं 13 हुआ ना? सर 13। और N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना? 15 हुआ कि नहीं? इसमें क्या हो गया? 16। अब बताओ ये तुम क्या जा रहे हो? इसका क्या था? 14 था। इधर देखना, 40 से एक कम जाओगे तो 2.5 होगा कि नहीं? और 40 से एक ज्यादा भी जाओगे तभी भी 2.5 होगा। और 40 से 2 ज्यादा जाओगे तो 1 घटेगा ना। इसलिए तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया कि नहीं? यस सर। अब तुम देख रहे हो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा तुम बताओ? N2 प्लस N2 प्लस का। N2 माइनस का स्टेबिलिटी कम होगा क्या? हाँ भाई, N2 माइनस का देखो तो स्टेबिलिटी कम है क्या? यस सर। कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है, वो 15 कहाँ जा रहा है? एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है ना। एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? N2 माइनस लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू N2 प्लस। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल तो N2 होगा। N2 माइनस हो गया। ठीक है, बोलो भाई। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख लो O2 ऑक्सीजन का। ये लास्ट एग्जांपल है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। देखो 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? देखो O2 2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? 14 इलेक्ट्रॉन का 3 है। इसी तरह तुम क्या करना, सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करते चलना और तुम्हारा आंसर आते चला जाएगा। देखो O2 में तुम्हारा क्या होगा? 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना होगा? अरे कितना? प्लस में 15, इसमें क्या होगा? 17, इसमें क्या होगा? 18, यस 18 होगा। अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा 14 है तो 14 में 3 है, तो 14 में 3 है तो 15 में क्या होगा? एक कम होगा, मतलब 0.5 होगा ना, यानी कि 2.5 हो गया। और एक और 50 से 16 जाओगे तो पॉइंट और कम करो तो देखो 2 हो गया। और 60 से अगर एक और तुम आगे जाओगे तो और पॉइंट कम करो, देखो और पॉइंट कम हो गया। और इससे आगे और जाओगे तो और पॉइंट कम करो, देखो और पॉइंट कम करो। बोलो भाई। बॉन्ड ऑर्डर का तो सबका अलग अलग है, तो स्टेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से स्टेबिलिटी। बोलो, लिख देंगे? यस सर। ठीक है, तो ये रहा आपका बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी की कहानी। लास्ट क्लास में एक और हमने देखा था, 2 केस देखे थे। एक केस था N2, मतलब एक केस था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से कम हो जाए। अरे 14 से कम होगा तो कौन सा इसी फॉलो होता था? ये वाला इसी फॉलो होता था ना 14 से कम के लिए। यस सर। 14 से कम के लिए ये वाला इसी फॉलो होता था। 14 से ज्यादा के लिए नीचे वाला। ये कब फॉलो होता था? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि सर N2 का बताओ, N2 कहाँ जाएगा? बताओ N2 इसमें जाएगा ना? यस सर। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं देना है, यहाँ पे केवल ग्रेटर का साइन देना है। ये क्या है? ग्रेटर। तो बताओ N2 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाए, ऊपर वाले को फॉलो करेगा ना, इसको फॉलो करेगा ना? यस सर। तो चूंकि N2 इसको फॉलो कर रहा है इसलिए अब बताओ N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। ये 15 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी किसको फॉलो करेगा? ऊपर वाले को ही फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा ऊपर वाले को? नीचे वाले को फॉलो करना चाहिए था ना।
नहीं, नीचे वालों को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन 15 है, लेकिन ये बना किससे? नाइट्रोजन से ही तो बना है। यस सर। जिस नाइट्रोजन से बना हुआ है, इसलिए ये किसको फॉलो करेगा? पहले वाले को। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखो एनो, एनो में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 होते हैं ना। यस सर। 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इसको फॉलो करेगा। लेकिन अब आपसे पूछा जाए एनो प्लस, एनो प्लस में तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। अब आपके हिसाब से तो 14 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बना किससे है? एनो से बना है ना, तो इसलिए फॉलो किसको करेगा? सेकंड वाले को। ठीक है, यस सर। अरे आगे समझ में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए अगर कभी कभी आपके दिमाग में आता है सर ये जब 14 तक ही फॉलो करता है, मतलब ये, तो फिर ये आगे का हम बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। अरे इतना ऊपर डब्बा बनाने का, जब ये रूल 14 तक ही फॉलो करता है, तो ये ऊपर वाले बनाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था ना, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि देखो 15 वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? 15 वाले। यस सर। हाँ, इसलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक। बहुत स्लो जा रहा है यार चैप्टर ये। हाँ, ये हीलियम वाला देख लो यार, एग्जांपल ये छूट गया था। हीलियम का देखो, Nb में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। Na में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 - 2 करोगे, 0 आ गया ना। इसलिए He2 डजंट एग्जिस्ट। He2 आपको नहीं। तो ये इनर्ट गैसेस में होता है ना? क्या ये सभी इनर्ट गैसेस का होगा? नहीं, ये He2 हाँ इनर्ट गैस में हो जाएगा। He2 आर्गन का भी हो जाएगा। हाँ क्या आर्गन का भी हो जाएगा। आर्गन तक तो ये फॉलो नहीं करेगा। नियॉन हट, अरे क्या होता है ना, अगर कर Ni2 में क्या होगा? 20 इलेक्ट्रॉन होगा ना। 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0। ठीक है, अरे ये देखो ना, 20 तक ही फॉलो करता है। तो हम कहाँ 20 तक ही तो लिखे हैं ना डायग्राम, उसके ऊपर जाके ये उसके ऊपर के लिए आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, अरे वो डब्बा 20 तक ही तो खत्म हो जा रहा है, तो डब्बा ही खत्म हो गया तो तुम यूज कहाँ करोगे? ठीक है, तो चलो, तभी तो ये आपके लिए आराम है, बस 20 तक में ही निपट गया मामला। चलो आज का मेन टॉपिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, चलो एमओटी में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एमओटी देखो ने बहुत अच्छे से पढ़ा, और एमओटी मान के चलो आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो आना है। और देखो जेई नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो बॉन्ड ऑर्डर उठा पूछेगा, वो पूछेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, किसका कम, क्या है स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, इस पे। जेई और नीट टारगेट करेगा आपके बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इन सबको टारगेट करेगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनको टारगेट करेगा। अरे पैरामैग्नेटिक याद है ना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो इसको टारगेट करेगा जेई नीट। और स्कूल एग्जाम आपको वो एमओटी का जो वो डब्बा वाला है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम, उसको बनवाएगा। ठीक है, तो चलो अब आता है हमारा डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? तू बता सकता है क्या होता है डाइपोल मोमेंट? क्या आप एक फजान रूल पढ़े थे? फजान रूल क्या कहता था? कोई भी कंपाउंड 100% क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा? आयोनिक नहीं हो सकता। आयोनिक नहीं हो सकता। 100% आयनिक कुछ भी नहीं। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा कि देखो भाई 100% उधर आयनिक नहीं है, तो 100% क्या हमको वैलेंट होने देंगे क्या? नो सर। 100% आयनिक नहीं होने देंगे तो हम 100% को वैलेंट नहीं होने देंगे। तो ये खैर ये परसेंटेज वगैरह की बात नहीं करता है, ये बताता है कोई कोवैलेंट बॉन्ड में कितने आयनिक कैरेक्टर है, मतलब कितने आयनिक नेचर है, कोवैलेंट कंपाउंड में कितने आयनिक नेचर है। अरे क्या 100% कोवैलेंट होगा क्या? नो सर। तो डाइपोल मोमेंट बताएगा कोवैलेंट बॉन्ड में कितने आयनिक नेचर है, आयनिक नेचर को बताएगा। ठीक है, और आयनिक नेचर मतलब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में बताएगा। ठीक है, अब इसको एक सारे पॉइंट एक एक बार एक एक करके समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर है, अभी तक जितने भी तुम चैप्टर पढ़े हो ना, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। एक मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर बच्चा को मोल ही नहीं आएगा तो क्या केमिस्ट्री पढ़ेगा। उसके बाद में एक केमिकल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। इससे क्वेश्चन जानते हो तुमको, मतलब
2 से 3 क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, कभी 4 भी आ गए। नीट की बात कर रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आपकी किस्मत के ऊपर है, इतना वेटेज रखता है भाई ये। अरे समझ में आ रहे हो? यस सर। तो देखो, और ये जेई में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं जेई में। अब इधर देखना, पहला पॉइंट क्या करा, पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना पोलर है, वो उसका क्या बताएगा, वो उसका डाइपोल मूवमेंट बताएगा। कैसे बताएगा डाइपोल मोमेंट? तो देखो, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। किससे डिनोट करते हैं भैया? म्यू से। तो देखो, डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं। तो पोलैरिटी अगर देखो म्यू का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा ना, तो हम बोलेंगे ये क्या है, नॉन पोलर है। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब ये मॉलिक्यूल कोई मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं, नॉन पोलर है। और अगर म्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पोलर। पोलर क्या कहलाएगा? जैसे आप सुनते हो पानी एक पोलर, पानी पोलर कंपाउंड है, पानी पोलर है। अरे वो सुनते हो, बहुत बार सुनेगा पानी, वाटर इज पोलर, वाटर इज पोलर, वाटर इज पोलर, वो बहुत बार सुने होंगे। और बेंजीन नॉन पोलर, वही नॉन पोलर पोलर है। क्या भैया म्यू 0 नहीं है तो आप बोलना पोलर, म्यू का वैल्यू 0 है तो आप बोलना नॉन पोलर। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी मेजरमेंट करने के लिए पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। हाँ भाई, डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया है। और ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यानी Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। भाई म्यू क्या है? म्यू इज इक्वल टू क्या है? Q इंटू डी है। Q इंटू डी मतलब क्या आपका चार्ज है, क्या आपका चार्ज है और उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। या फिर ये डिस्टेंस की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, एटम का साइज भी, मतलब कोई एटम का क्या साइज है। म्यू क्या फॉर्मूला क्या हो गया भैया? म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना, म्यू का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू डी। ठीक है? अरे चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है भाई? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट में लिखते जा रहा हूँ। म्यू इज इक्वल टू क्या है? Q इंटू डी है। अब ये देखो, ये म्यू का कुछ क्या होगा, कुछ यूनिट भी होगा। ऐसा यूनिट। हाँ, कुछ यूनिट होगा। तो ये जो इसका म्यू का जो यूनिट होता है ना, इसको हम, इसका यूनिट होता है डी। डी बोले तो डिवाई, क्या बोलते हैं? डिवाई। ठीक है? और 1 डिवाई जो होता है, 1 डी जो होगा, ये बराबर होगा किसके? 1 into 10 is to power minus 18। अरे कैसे याद है भाई तुमको? माइनस, हाँ 1 डी इज इक्वल टू 10, फिजिक्स से पढ़ लिए होगे क्या? 1 डी इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। क्या भैया? ESU सेंटीमीटर। अब ये ESU क्या है? तो देखो 1 ESU जो होता है, यूरोपियन साइज यूनिट, ESU बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर, ऐसे नहीं कहते, 10 की पावर 9 कूलम। ये होता है क्या? अरे 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 उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। ESU तुम्हारा छोटा यूनिट है। ठीक है? अरे 1 कूलम जो होता है, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। ठीक है? अरे ESU आपका क्या है? छोटा यूनिट है। ठीक है भाई? सर ESU की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन साइज यूनिट। एक्चुअली चार्ज का यूनिट कूलम होता है ना, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है? तो कूलम एक बड़ा यूनिट है, लेकिन आप डाइपोल मोमेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हो ना, तो इनके लिए आप CGS यूनिट लोगे। CGS यूनिट क्या होता है? ESU। चार्ज का CGS यूनिट हो गया ESU, और इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 19। 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। ठीक है? अब ये म्यू की हो गई वैल्यू। अब देखो म्यू इज इक्वल, म्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सर। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है भाई?
अरे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा भाई? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, अगर HF है, HCl है और HBr है, आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, तो तुम क्या बोलोगे? किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा HF का होगा, फिर HCl का होगा। क्यों HF का होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2.1 है, 2.1 और 3। अब ये तुम्हारा बताओ डेल्टा EN का वैल्यू इसमें ज्यादा है कि नहीं? कितना होगा डेल्टा EN का वैल्यू बताओ? अरे 1.9 आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे डेल्टा EN का वैल्यू 0.6, अरे 0.9 हो रहा है ना। यस 0. मतलब डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है तो तुम्हारा ये कम नहीं हो जाएगा भाई? म्यू क्या करता है? म्यू बोलता है कि जितना डेल्टा EN ज्यादा होगा, मतलब EN का डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। अरे समझ में आ रहा है? अब तू सोच रहा सर ये तो हमने रट लिया कि डेल्टा EN ज्यादा तो म्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट कैसे समझे कि ज्यादा? तो देखो अब तुम ये दिमाग लगाओ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए कि नहीं अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, खींचा जाएगा। यानी कि इस फ्लोरीन या ये फ्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो खींचना चाहेगा तो इसमें क्या आएगा? एक डेल्टा माइनस जनरेट होगा और इस पर डेल्टा प्लस होगा कि नहीं? यस सर। बताओ जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही ज्यादा ये अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को? यस सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही खींचेगा। हाँ भाई खींचेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हो गया है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये बताता है डायरेक्शन को कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। और इसको इनफैक्ट ये क्या है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखना स्लाइड में। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या भैया? एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें क्या हो? साथ में क्या हो? डायरेक्शन भी हो। क्या हो? डायरेक्शन भी हो भाई, क्या हो? डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो ये डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम कैसे करते हैं बताओ? फॉर्मूला तुम वेक्टर पढ़ चुके हो। एफ नेट का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको मान लीजिए दो अगर अलग अलग डाइपोल बना रहा है तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्या? A² + B² प्लस 2AB cos थीटा। यस सही बता रहा है। किसने बोला भाई? सही बताया तो कोमल। हाँ सही बता रहे हो। A² + B² + 2AB cos थीटा। क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके दो डाइपोल को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते मतलब समझे? अगर मान लो एक डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है तो आप इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, आप इसको ये फॉर्मूला यूज करके जोड़ोगे, ठीक है। वेक्टर सम करोगे। क्या करोगे? वेक्टर सम। अब ये देखो ये वेक्टर सम का मतलब क्या हो गया? तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा। अभी डायरेक्शन कैसे होगा? तो ये डायरेक्शन समझना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है कि डायरेक्शन जो होता है लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन या फिर तुम्हारा प्लस से माइनस की तरफ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ फ्लोरीन है, अब बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? फ्लोरीन का है कि नहीं? फ्लोरीन का। यस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बोलता है एरो आप चलाओगे तो इस तरह एरो चलाओ। समझ में आ रहा है? अच्छा। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन रहता और यहाँ पे क्लोरीन रहता, एरो कैसे चलेगा? एरो का डायरेक्शन ऐसे ही चलेगा, क्लोरीन की। हाँ क्लोरीन की तरफ, ठीक है। और ये कह रहा है अगर मान लो लोन पेयर रहेगा, अगर एक लोन पेयर है मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे लोन पेयर है, तभी भी एरो कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा, लोन पेयर की तरफ ही चलेगा, ठीक है। ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी देखते हैं क्या कर रहा है। सो ये ऑक्सीजन और लोन पेयर वाला। हाँ अभी हम समझ में आ रहा है। इधर एग्जांपल में आप देखोगे ना तो क्लियर होगा। देखना क्या ये बताओ, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है भाई? कितना होता है नाइट्रोजन का? अरे NCl नमक 3 याद है? नाइट्रोजन का 3 होता है और इसका 2.1 है ना। अरे इसका 3 हुआ, इसका 2.1 हुआ, 3 और 2.1।
आपको ही पता है कि भैया डायरेक्शन हमेशा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ना वो अपने तरफ खींचेगा। वो क्या करेगा, मतलब बताओ, ये ज्यादा पावरफुल हुआ कि नहीं? ज्यादा पावरफुल, इस पे डेल्टा माइनस आएगा कि नहीं? इस पे डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं? अब चूंकि ये डेल्टा माइनस है, इसका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं अपनी तरफ? अरे इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो खींचेगा ही ना, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बताओ, देखो एरो इसी के ऊपर आके ओपन हो रहा है कि नहीं? सारे के सारे एरो ओपन हो रहा है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया गया है, देख रहे हो? तो डाइपोल मोमेंट होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? एरो से दिखाते हैं, ऐसे एरो खींच देते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं। इस तरह कभी भी रहेगा तो समझ लेना डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है? अरे भाई अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये लोन पेयर है। अब अभी पढ़े थे ना, लोन पेयर से हमेशा मतलब एरो एटम से दूर जाएगा अगर लोन पेयर रहेगा। तो देखो ये लोन पेयर है तो बताओ ऐसे जाएगा कि नहीं? ठीक है, बोलो ऐसे ही होगा ना। अब चूंकि अभी आपने देखा कि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या है, ये सारे डाइपोल मोमेंट, देखो ये कुछ म्यू बना रहा होगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सारे हाइड्रोजन है ना, ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, तो सबका डाइपोल मोमेंट म्यू ही होगा। क्या है? म्यू ही है। बोलो म्यू है कि नहीं? यस सर। अब बताइए क्या हम डाइपोल मोमेंट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए एफ नेट ये सबको जोड़ दे क्या? नहीं, सबको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये वेक्टर है। तो वेक्टर है तो आपको वेक्टोरियल इक्वेशन को जोड़ने के लिए क्या तरीका होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब इनको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगा? फॉर्मूला लगाकर जोड़ोगे तो इन सबका एक नेट डायरेक्शन ऐसे होगा। नेट डायरेक्शन रिजल्टेंट ऐसा ही होगा। इन तीनों की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। और इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इनका रिजल्टेंट तो ऑलरेडी ये अकेला है तो ऐसे ही होगा। तो इट मींस इनका क्या हो रहा है? इनका दोनों डाइपोल जुड़ जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों डाइपोल क्या हुआ? इनका ऐड हो जा रहा है। क्या हो रहा है भैया? ऐड हो रहा है। ऐड हो। अब एग्जांपल में यहाँ पे देखो, ये फास्फोरस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 2.1। अरे HP याद है, और इसका भी 2.1। भाई दोनों का तो सेम है। अरे ये दोनों का तो सेम है, तो यहाँ पे तो कोई डाइपोल ही नहीं जनरेट होगा। बोलो कोई जनरेट होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे डाइपोल जनरेट होगा। देखो ये लोन पेयर से तो दूर जाता है ना। यस सर। तो यहाँ पे डाइपोल जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों ऐड हो रहा था। तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा कि नहीं एज कम्पेयर टू इसके? है ना? अरे बोलो होगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे केस उल्टा हो जा रहा है। क्या उल्टा हो जा रहा है? देखो एक एरो तो इससे दूर जा रहा है, लेकिन बाकी इनका एरो बताओ ऐसे जाएगा ना। देखो ऐसे और ऐसे, बोलो हो रहा है कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं? अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ ऐसा एरो आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? यस सर। एक एरो इस तरह हुआ, दूसरा एरो ऐसे हुआ। बताओ ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे कि नहीं? यस सर। तो आपस में कैंसिल करेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट पहले वाले से कम हुआ कि नहीं? पहले वाले में क्या था? दोनों जुड़ रहा था। पहले वाले में दोनों जुड़ रहा था, बाद वाले में दोनों माइनस हो रहा है। माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसको हम ब्लैंक स्लाइड पे सर किसी के पास अगर लोन पेयर नहीं होगा तो वो जो इधर वाली एरो है वो नहीं होगी? नहीं, तब नहीं होगी, तब नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ अब यहाँ पे एग्जांपल करते हैं और समझते हैं। देखना क्या क्या है। पहले सारे पॉइंट क्लियर हो गए क्या यहाँ तक? पहले वाले के हाँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब एग्जांपल ये समझना, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक नोट करके एक पॉइंट ही दे रहे हैं, उसी में एग्जांपल भी हो जाएगा। देखना पॉइंट कहता है कि अगर ABN टाइप मॉलिक्यूल क्या हो, पहले उससे पहले ये कर लेते हैं। अगर डाई एटम, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ABN पे तो बाद में आएंगे, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा कि यदि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा ना, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हमेशा म्यू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए? H2। अरे H2 में क्या डाइपोल मोमेंट होगा क्या? नहीं। अरे कौन चीज होगी जगह? दोनों का तो डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। फॉर एग्जाम्पल F2। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? O2 N2। देखो इस सब में क्या होगा? डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है कि नहीं भाई? बोलो। यस सर। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0।
ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोल रहा है, एबीएन टाइप, कोई मॉलिक्यूल एबीएन टाइप है जिसमें एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू ग्रेटर है 1 से, एन का वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, और क्या कह रहा है, लोन पेयर अगर 0 है, लोन पेयर क्या है 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 आएगा। भैया देखो ये बहुत काम का पॉइंट मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, एबीएन टाइप मॉलिक्यूल है, एन देखो एन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है और लोन पेयर 0 है तो हमेशा म्यू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया, एग्जाम्पल तुम्हारा PCl5 ले लो, बताओ PCl5 क्या एबीएन टाइप है कि नहीं, हाँ भाई है, देखो ए की जगह पे P हो गया और बी की जगह पे Cl हो गया और एन की जगह 5 हो गया, बोलो एबीएन टाइप हुआ कि नहीं। Yes. अब ये एबीएन टाइप है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0, कैसे डाइपोल मोमेंट 0, तो देखो डाइपोल मोमेंट जब भी आपको चेक करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इसका शेप स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा, बिना स्ट्रक्चर के आप बनाने जाओगे हमेशा फंस जाओगे। इसलिए हमने पहले वेस्फर थ्योरी पढ़ते बाद में डाइपोल मोमेंट पढ़ते। वेस्फर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा PCl5 का क्या कुछ ऐसा ही शेप देखा था क्या, आप देखिए P, फिर क्या था क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, अरे एक्सियल इक्वेटोरियल याद करो, ऐसा ही था ना, ना Yes. अब ऐसा ही था, तो इससे क्या हुआ, या इससे ये हुआ, क्या हुआ, देखो ये इसका डाइपोल कुछ ऐसे जा रहा होगा, यस और ये तो ऐसे जाएगा और ये ऐसे, बोलो अरे होगा कि नहीं, Yes. इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, Yes. इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल कुछ ऐसा होगा कि नहीं, Yes, sir. सर एक्सियल वाले का नहीं होता, क्या एक्सियल वालों का नहीं होता। एक्सियल वाले का आ रहे हैं, एक्सियल वाले पे आ रहे हैं, देखो इक्वेटोरियल का भी निकाल रहे हैं ना, देखो इसका डाइपोल ऐसे और इनका रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल इधर का। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं, तो इसका 0 हो गया कि नहीं, और एक्सियल तो भाई ऑलरेडी कैंसिल कर रहा था, अरे एक्सियल कैंसिल कर रहा था कि नहीं, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, बताओ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, Yes, sir. तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बताओ रिजल्टेंट म्यू 0 नहीं आ गया, Yes, sir. 0. तो यही लिखा हुआ है एबीएन टाइप मॉलिक्यूल होगा तो हमेशा उसका म्यू 0 होगा, और ये ध्यान रखना जब लोन पेयर 0 हो तब, यदि लोन पेयर 0 नहीं होगा तो ये आप मत लगाना, ठीक है, अरे बोलो, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, PCl5 SF6 इनके सबके क्या है म्यू 0 है, बोलो म्यू 0 है कि नहीं, देखो सब एबीएन टाइप है ना, देखो SF6 एबीएन टाइप नहीं हुआ, ये एबीएन टाइप हुआ कि नहीं, Yes, sir. लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है और एबीएन टाइप है, चलो म्यू 0, ठीक है। और ये देखो भैया क्या बोल रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब जो एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, जैसे कि क्या हो गया बेंजीन, अरे एक ही प्लेन में हो मतलब क्या हो गया, जिसका हाइब्रिडेशन sp2 हो, अरे जिसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाए, ठीक है, अरे sp2 हो जाए वो प्लेनर होता है, और sp2 हाइब्रिडेशन हो और साथ ही में क्या हो, साथ में लोन पेयर नहीं रहना चाहिए, लोन पेयर 0 रहना चाहिए। तो बताओ बेंजीन का हाइब्रिडेशन आप पढ़ोगे जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो हम, या फिर आप पढ़ ही चुके यार, बेंजीन यही होता है ना, देख लो, अरे बेंजीन यही होता है, पता है, Yes, sir. Yes, एक sir. हाइड्रोजन सब जगह हर जगह एक हाइड्रोजन होता है ना, C6H6. हाँ C6H6 यही तो बेंजीन है। अब बताओ Yes, ये sir. बेंजीन है, तुमसे अगर कोई इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा तो बताओ sp2 नहीं लिखोगे, अरे क्या होता है, कितने बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना, अरे ये कितना सिग्मा Yes, बॉन्ड sir. बनाया, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, एक तो पाई है, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, Yes, sp2 नहीं हो sir. जाएगा, Yes, sir. तो बस sp2। तो ये बोल रहा है कि भैया जिसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा यानी कि प्लेनर हो जाएगा, उसका डाइपोल मोमेंट 0 कर देना, लोन पेयर नहीं रहेगा, ठीक है, बोलो भाई। तो ये Yes, sir. बेंजीन नेफ्थलीन और डाइफिनाइल ये सब का क्या है, हाइब्रिडेशन तुम्हारा sp2 होगा और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0, बोलो भाई। चलो अगला पॉइंट ये क्या कर रहा है, इफ द वेक्टर सम इज 0 देन द कंपाउंड इज, तो पहले ही हमने पढ़ लिया, वेक्टर अगर 0 हो जाएगा तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर, अगर Non-polar. हाँ अगर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर नॉन 0 है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पोलर, हाँ तो वो पोलर, अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो क्या हो गया, वो पोलर हो गया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा, देखो ये सारे का क्या होगा, देखो ये एबीएन टाइप है कि नहीं, एबीएन टाइप है कि नहीं, Yes, बोलो भाई, sir. Yes, sir. सबके सब एबीएन टाइप है, सबके सब एबीएन टाइप है और सब किसी में भी लोन पेयर नहीं है, तो बताओ सबका डाइपोल मोमेंट 0 जाएगा कि नहीं, Yes, sir.
हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो एबीएन टाइप। एबीएन टाइप अगर है और लोन पेयर नहीं रहे तो डाइपोल मोमेंट जीरो। और ध्यान रखना एन की संख्या हमेशा एक से ज्यादा हो। अरे एक होगा तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही भाई। देखो HCl, क्या HCl में ये भी एबीएन टाइप है लेकिन एन का संख्या 1 है ना। अरे एन का संख्या 1 है तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या? नहीं भाई, यहाँ पे तो डायरेक्शन हो ही रहा है ना। कोई इसको डिलीट करने के लिए थोड़ी है, कोई डिलीट करने के लिए नहीं है। अरे काउंटर कोई थोड़ी कर रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, बोलो। इसलिए वहां पे लिखा है एन की संख्या हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबका एन से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हो गया कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। अरे हो गया क्या? नो सर। नो सर। भाई जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। यस, सारे बोलो। जय माता दी। इधर देखो भाई, अब देखना ये H2O का है डाइपोल मोमेंट, H2O का डाइपोल मोमेंट। हाँ भाई ये देखो ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5 होता है ना। यस सर। अभी इसका क्या होता है 2.1 होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं, बोलो। इसका भी ऐसे। तो बताओ ये हो गया। लोन पेयर से हमेशा दूर जाता है, मतलब लोन पेयर रहेगा तो बॉन्डेड एटम, एटम से तो हमेशा दूर ही जाता है। बोलो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। अब इसका कोई रिजल्टेंट अगर मैं ये करूँ तो क्या इसका रिजल्टेंट तुम निकाल लोगे? अच्छा क्या इसका तुम देख के बताओ रिजल्टेंट जीरो हो रहा है क्या? म्यू जीरो तुमको लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है भाई। देखो ना ये वाले और ये वाले तो तुम चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, और ये वाले ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी कि कुछ रिजल्टेंट ऐसा आएगा, नहीं आएगा। तो म्यू जीरो है क्या? नहीं, म्यू जीरो नहीं है। म्यू जीरो नहीं है इसलिए क्या है, वाटर पोलर है। क्या है भैया? वाटर पोलर है। हाँ, तो ये पोलर और नॉन पोलर ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा आपके लाइफ में ये पोलर नॉन पोलर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? H2O का म्यू ज्यादा होता है। H2O का म्यू ज्यादा है H2S का। अरे हाँ भाई ज्यादा होगा कि नहीं? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, अरे क्या पढ़ा था यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2H इतना, और क्या लिखा है, विच इज रिजल्टेंट ऑफ OH बॉन्ड। म्यू ऑफ H2O इज ग्रेटर है। मैं ये गलत हाईलाइट कर दिया, ऐसे हाईलाइट करना था। म्यू ऑफ H2O ग्रेटर है म्यू ऑफ H2S का। हाँ भाई क्यों ज्यादा होगा? अरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बोलो ज्यादा है कि नहीं? यस और हमने पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा था, क्या था? म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? अरे डेल्टा EN के ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो बताओ इसका डेल्टा EN ज्यादा है कि नहीं? ऑक्सीजन का 3.5, सल्फर का अरे CSI 2.5 हमने पढ़ा था, CSI 2.5 अरे ज्यादा हो गया ना। बताओ क्या हो गया? म्यू वाटर का ज्यादा हुआ कि नहीं H2S से? बोलो भाई। तो कौन ज्यादा पोलर है? अरे वाटर ज्यादा पोलर है या H2S ज्यादा पोलर है? वाटर ज्यादा पोलर है भाई। अरे म्यू ज्यादा है। म्यू जितना ज्यादा होगा पोलर। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको समझना। देखो ये तो तुम पहला तो तुम आसानी से कर सकते हो भाई। एबीएन टाइप जीरो, एबीएन टाइप जीरो, तो इसमें कुछ हमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आगे अगला जो एग्जांपल है इसको ध्यान देना। CHCl3 भैया इधर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? CHCl3 का। चलो यार, एक कार्बन ये तुम्हारा, एक हाइड्रोजन हो गया और 3 क्लोरीन। कुछ ऐसा ही होगा ना? यस सर। और देखना ये जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो वेस्फर्ड थ्योरी में जो तुम स्ट्रक्चर पढ़े थे ना भाई, ये सब के सब टेट्राहेड्रल है कि नहीं? तो हमेशा टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है? अरे हाँ, तो स्ट्रक्चर तुम वैसे ही ड्रॉ करना जो वेस्फर्ड थ्योरी में आपने पढ़ा था, हाइब्रिडेशन में जो आपने पढ़ा था, ठीक है? चलो अब इसका हमने ड्रॉ कर लिया। ये क्या है? HCl3 है ना, या फिर इसको आप लिख दो CHCl3। अब चलो दूसरा ड्रॉ करते हैं इसका, CH2Cl2 का। यही होगा ना? IH कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन कितने? नहीं, 2 क्लोरीन रखने हैं ना, यानी कि एक और हाइड्रोजन। बोलो यही होगा ना? यस। चलो ये हो गया। और अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 क्लोरीन रखना है ना? सर 3 हाइड्रोजन है। अच्छा 3 हाइड्रोजन है। इट मींस 1 क्लोरीन रखना है, 3 हाइड्रोजन रखना है। हाइड्रोजन बोलो हो गया।
क्या बना, ये बना आपका CH2Cl2 और ये क्या बना CH3, यही है। अब तुमसे कोई पूछेगा डाइपोल मोमेंट के बारे में बताओ, तो तुम आप क्या करोगे, डायरेक्शन निकालोगे। बताओ डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये क्या, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5, इसका क्या है 3 है, NCl वाला नमक का 3, और इसका क्या था 2.1। एरो तुम बताते जाओ, इसका एरो कुछ ऐसा जाएगा, बोलो होगा कि नहीं? इसका एरो ऐसे और इसका एरो यही होगा ना। आपको दिख रहा होगा कि भैया देखो ये एरो जो जा रहा है ये कुछ इधर भेज रहा है, लेकिन ये लोग एंटी में ले जा रहा है कि नहीं, मतलब माइनस कर रहा है कि नहीं, ये माइनस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना इस केस में क्या हो रहा है, ये एरो ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये देखना ये हाइड्रोजन वाला प्लस करेगा। देखो तो हाइड्रोजन प्लस कर रहा है लेकिन एक क्लोरीन माइनस कर रहा है कि नहीं, ये दोनों क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे देखना ये सबके सब ऐड हो रहे होंगे, ये थर्ड वाला में देखना, ये हाइड्रोजन का डाइपोल ऐसे ऐसे ऐसे, देखो सबके सब ऐड हो रहे हैं ना, देखो एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रहा, सबके सब एक ही डायरेक्शन में। तो बताओ इसका म्यू सबसे ज्यादा होगा कि नहीं, और फिर इसका और सबसे कम इनका, और इनका तो खैर 0 था। देखो इसलिए देखो किसका ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा किसका है CH3Cl। देखो CH3Cl का मतलब CH3, अरे यहाँ पे हाँ इसका है ना CH3Cl, CH3Cl का सबसे ज्यादा है कि नहीं, देखो और फिर CH2Cl2 का, और सबसे कम तुम्हारा क्या होगा CCl4 का। बोलो समझ में नहीं, CLC का। अरे ऐसा समझ में बोलो भाई। अब तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप डायरेक्शन से चेक करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके डायरेक्शन से चेक करना, ठीक है ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये हमने पढ़ा ही था भाई, म्यू 0 तो नॉन पोलर, और म्यू नॉट 0 तो पोलर, और ये क्या है म्यू नॉट 0 का एग्जांपल ये सब रहा। देखो सब में लोन पेयर आ जाएगा, ये सब के सब लोन पेयर आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, मतलब तुम्हारा जो बॉन्डेड एटम हो वो अलग होगा, अलग अलग होगा। देखो ना एबीएन टाइप नहीं होगा, एबीएन टाइप है क्या, ये एबीएन टाइप है क्या, नहीं no, देखो ये सारे एबीएन टाइप है, एबीएन टाइप है, इसलिए क्या हो गया इनका म्यू 0 नॉन पोलर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब चूंकि हमने स्टार्टिंग बोला था कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज बताता है। क्या बताता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताता है ना, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताता है तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। हाँ भाई फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट जो आप एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकली जो आप निकालोगे उसको ऊपर रखना, और जो थ्योरेटिकल जो आता है उसको नीचे रखना, मतलब जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आप आयनिक कैरेक्टर बता दोगे। ये फॉर्मूला आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल ये रहा, देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट म्यू, आपको म्यू कैलकुलेट करना है। अरे म्यू कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था, QD होता है कि नहीं, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या, हाँ भाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो क्यू का वैल्यू ये रहा 4.8 इंटू, देखो 4.8 इंटू ये क्यू का वैल्यू रख दिया। क्या डिस्टेंस का वैल्यू दिया क्या, हाँ भाई डिस्टेंस दिया हुआ है, अरे बोलो लेकिन डिस्टेंस हमेशा हमने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में लोगे, लो तो सेंटीमीटर के लिए तुम 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करो कि नहीं, म्यू का वैल्यू आ गया कि नहीं, म्यू का वैल्यू ये रहा, बोलो। और ये क्या है, ये आपका क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू है, अरे फॉर्मूला से निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो गया थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा नीचे रखोगे, तो लो नीचे रख दिया, अरे बोलो। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और आपको बताते हैं भाई डी, अगर डी में वैल्यू है तो उसको ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताओ, 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई करो कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए, अरे मल्टीप्लाई कर दिए, देखो ये तुम्हारा, अरे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, बोलो। और फिर ये 100 से गुना करोगे तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। किसी कोई दिक्कत, अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ। चलो यहाँ पे ये अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं और क्लास ओवर करते हैं। देखो क्या कहता है, ये बोल रहा है सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा जनरली ट्रांसफॉर्म को, जनरली सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा ट्रांसफॉर्म। अरे कैसे ज्यादा होगा, तो तुम देखो सिस मतलब क्या होता है, सिस मतलब होता है जब सेम ग्रुप सेम एटम
एक ही साइड जुड़े रहे। अरे स से मतलब सेम साइड। देखो ये सारे दोनों क्लोरीन एक तरफ है कि नहीं? यस एक सर। ही तरफ है ना? तो एक तरफ है तो इसको क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। और यहाँ पे देखो दोनों क्लोरीन अलग अलग है ना, तो इसको क्या बोलोगे? इसे बोलोगे ट्रांस। इसे सिस बोलो, इसे ट्रांस बोलो। डिटेल में पढ़ोगे आइसोमेरिज्म चैप्टर में सिस ट्रांस के बारे में। तो देखो ये सेम साइड में है, तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट देखो जुड़ेगा कि नहीं? देखो ये दोनों डाइपोल मोमेंट जुड़ रहा है कि नहीं? अरे ऐड होगा ना, तो म्यू ज्यादा होगा कि नहीं? बताओ भाई। सर ज्यादा होगा ना? लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, उल्टा जा रहा है ना, तो म्यू कम होगा। लेकिन क्या है, ये जनरली नॉर्मली लिखा हुआ है। नॉर्मली मतलब मैक्सिमम केस में ये फॉलो होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगे। कुछ एक्सेप्शन कहाँ होंगे? फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये क्या है? ट्रांस है ना। अरे कैसे पता चला ट्रांस है? तो देखो भाई ये हाइड्रोजन, भाई ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन उल्टा है ना, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। लेकिन यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है ना, तो क्या हो गया? सिस हो गया कि नहीं? यस सिस हो गया। अब डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट का तुम ये देखोगे, डाइपोल मोमेंट का बताओ, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा ऐसे होगा ना? यस सर। आपको पता होना चाहिए क्या कि डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड। अरे ये CH3 से ये डबल बॉन्ड देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है, और फिर सबसे ज्यादा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, इसका क्या होगा? sp2, और इसका क्या होगा? sp। बोलो sp होगा ना? लास्ट क्लास में बताया था भाई, जितना ज्यादा परसेंटेज s होगा, परसेंटेज s ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो परसेंटेज s सबसे ज्यादा क्या sp में नहीं है? यस सर। सबसे ज्यादा sp क्या होगा? तब sp2 का बताओ, ये sp2 है ना, ये इसका क्या है? डबल बॉन्ड है तो sp2 है, तो परसेंटेज s ज्यादा है। अरे sp2 है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना? अरे इसका क्या? इसका हाइब्रिडेशन आपका sp3 है, इसका sp3 है, इसका sp2 है, तो ये रहा डायरेक्शन। तो बताओ ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब दोनों को देखो, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, एक दूसरे को ऐड हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखना दोनों माइनस होगा। कैसे माइनस होगा? देखो ये कुछ ऐसा गया और ये कुछ ऐसा जा रहा है, बताओ दोनों उल्टा जा रहा है कि नहीं? तो बताओ इसका अगर डाइपोल मोमेंट पहले वाले का ज्यादा होगा कि नहीं एज कम्पेयर टू दूसरे वाले के? तो ये फिट हो गया कि नहीं? जो ऊपर बोला गया था कि सी सा मतलब ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, नॉर्मली यहाँ पे फेल हो गया ना। तो देखो इसी तरीका होगा ये भैया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और चेक कर लेना, ठीक है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और चेक कर लेना। तो ये हो गया। हाँ चलो ये लास्ट है, खत्म। लास्ट पॉइंट है कि भैया डाइपोल मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डाइपोल मोमेंट। भैया जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा डाइपोल, उतना ही कम डाइपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है कि नहीं? बोलो एंगल ज्यादा। तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, देख लो 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो गया, ठीक है? अटेंडेंस आप ये यस भाई अटेंडेंस स्क्रीनशॉट करके भेज देना यार, ठीक है? यस या शिवानी कोई भी भेज देगा। ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब बताओ इसमें तुम्हारा एंगल 120 है ना? और इसमें एंगल क्या है? 60 डिग्री है कि नहीं? अब ये जो थ्योरी लिखा हुआ है इसको हम चेक करते हैं भाई। अगर देखो ये दोनों तुम्हारा क्या है? क्लोरीन है, तो यानी कि दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा कि नहीं? इसका अगर डाइपोल मोमेंट म्यू है, इसका म्यू है, तो इसका भी तो म्यू होगा। अब दोनों का म्यू है, तो चलो अब चेक करते हैं इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अरे नेट निकालते हैं, एफ नेट निकालते हैं। एफ नेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? अरे ए स्क्वायर यानी कि म्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भैया म्यू स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 म्यू इंटू म्यू। अरे यही होता है ना? और प्लस क्या करोगे? प्लस करोगे, अरे इंटू करेंगे cos 120। अरे cos 120 का वैल्यू क्या होता है? किसी को पता है क्या? -1/2। यस -1/2 होता है। तो माइनस cos 120 यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा? -1/2 करोगे तो बताओ क्या होगा? रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 1/2। अरे ये क्या था? ये तुम्हारा 2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना? 2 म्यू स्क्वायर इंटू, अरे माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई 1/2। 1/2 हो गया। अब देखना क्या हो गया, इससे तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा और ये म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया? अरे रूट म्यू ही तो बचा, रूट म्यू बचा कि नहीं? और इससे निकालोगे तो बाहर म्यू ही आएगा ना?
तो बताओ इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, इसका नेट डाइपोल मोमेंट म्यू आया ना। और ये लास्ट वाला क्या निकालते हैं, लास्ट वाला का ब्लैंक स्लाइड में निकालते हैं, यहाँ पे बहुत बेकार हो गया। लास्ट वाले का एंगल क्या था, एंगल थीटा क्या था, 60 डिग्री था ना। एफ नेट निकालोगे, एफ नेट निकालोगे क्या होगा, अरे वही होगा म्यू स्क्वायर इंटू cos 60 इंटू cos, यस cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। हाँ भाई सही बोल रहे हो। तो बताओ ये म्यू स्क्वायर, अरे ये दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया 2 म्यू स्क्वायर और प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी बताओ ये 1/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा रूट अंडर 3 म्यू स्क्वायर बचा ना, यानी कि क्या बचेगा म्यू रूट 3। अरे रूट 3 म्यू होगा ना। थर्ड वाले का एफ नेट क्या आया भैया, रूट 3 म्यू आया, क्या आया रूट ज्यादा होगा। देखो सबसे ज्यादा इसका हो गया कि नहीं भाई, इसका तो सबसे कम था, बोले सबसे ज्यादा हो गया ना। तो यही बोल रहा है, देखो एंगल घटेगा तो बॉन्ड और मतलब एंगल घटेगा तो म्यू, ये म्यू बढ़ेगा कर रहे हैं ना बॉन्ड एंगल, ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा ना। अरे एंगल नहीं दिया रहेगा तो आपको पता नहीं है क्या, ये 180 है तो ये क्या हो गया, ये आपका 60 फिर ये 60, तो ये आपको पता नहीं दिया रहेगा तो आप ये जानते नहीं हो कि 60 का होता है। अरे यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 60 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी 60 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का भी 60 होगा, तभी तो तीनों जुड़ के 180 हुआ। 180 ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब कुछ इसके एक आध मिसलेनियस है, उसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ एग्जाम्पल, वो देख लेना। जैसे कोई आपको लग रहा होगा क्या, आपको अगर लग रहा होगा कि देखिए ये OH है और ये OH है, एक नॉर्मल बच्चा से पूछा जाएगा तो सीधे कहेगा कि म्यू 0। क्यों म्यू 0 बोलेगा, क्योंकि देखो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना। लेकिन इसका म्यू 0 नहीं होता है, क्यों 0 नहीं होता है, क्योंकि भैया ये OH में एक जो होता है कुछ ऐसा दिखेगा ना, अरे कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं, और इसका भी, अरे इसका भी तो हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी तो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा कि नहीं, बताओ भाई। होगा सर। होगा ना, कैसे होगा, देखो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा, बताओ ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेंगे तो म्यू 0 नहीं होगा, बोलो नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो देखो सबका ये एक ही तोड़ है भाई, स्ट्रक्चर। लेकिन वही अगर O- है, अगर यहाँ पे O- रहता है, यहाँ भी O- है, अब इसका म्यू 0 आप कर सकते हो, म्यू क्या कर दोगे 0 बोल दोगे ना, अरे आप 0 बोल सकते हो ना, ठीक है। सिमिलरली एक और आपका हो जाए, अरे SH, OH के जगह पे SH रखते, बताओ क्या म्यू 0 होगा क्या, नहीं होगा। वही कारण क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन क्या ऐसे ही है क्या, नहीं भाई ये हाइड्रोजन कुछ ऐसा होगा, बोलो होगा कि नहीं, तो इसलिए म्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, म्यू 0 नहीं होगा। तो ये देखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। H2O2 देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, H2O2 का म्यू 0 होता है क्या, नहीं भैया म्यू 0 नहीं होता है इसका भी, क्यों, तो देखो इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो नीट में ये क्वेश्चन, हाँ ये हो गया नीट में ये क्वेश्चन, अरे लास्ट क्वेश्चन है ओ, इसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम सैटरडे रिवीजन क्लास में, देखो H2O2 का ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसे खुली किताब की तरह होता है, देखो ना, एक आपको लग रहा है एक ओपन किताब है, एक ओपन बुक है, तो एक ओपन बुक की तरह है। तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कैसा हो, कुछ ऐसे जा रहा है, मान लो इसका कुछ ऐसे जा रहा है, इसका कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट एक दूसरे को कैंसिल क्या करेगा क्या, देखो ये एक्चुअली ये एंगल क्या होता है 98 डिग्री होता है, 98 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इनफैक्ट इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा ना H2O से ज्यादा होता है, क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट H2O2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, पानी के, क्यों, तो कोई पूछे क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओपन एक खुली किताब की तरह है, एक खुली किताब की तरह है, ठीक है। चलो यस। और ये जो तुम ऊपर जो तुम किए थे ना ये वाला, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्यों 0 नहीं था, इसका भी एग्जांपल वही कारण था, इसका भी स्ट्रक्चर एक ओपन बुक की तरह होता है, अरे एक ओपन बुक की तरह होता है, मैंने इसको इधर लिखा ना, ये हाइड्रोजन को अगर उधर ले जाते तो क्या होता है, एक बुक बन जाता, अरे एक किताब आपको दिखता, ठीक है। ठीक है आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है कोई इश्यू नहीं है।
देखो इसका भी आपको ये एक ओपन बुक की तरह दिखेगा, देखो ना, देखो मैं इसको ओपन बैक बुक दिखा दे रहा हूँ, देखो ये रहा, लीव कर सकते हो आप लोग, दिख रहा है, बुक दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एक ओपन बुक की तरह हो गया, इसलिए क्या हो गया 1,4 जो तुम्हारा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है, फिर चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आई होप आपको डाइपोल मोमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, आया समझ में तुम लोग को? यस सर, बट हमें पता कैसे चलेगा किसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? अरे बाकी सबका स्ट्रक्चर तो वेस्पर थ्योरी से हमने देखा था, ये कुछ एक्सेप्शन है, मैंने क्लास में बता ही दिया। ठीक है, तो हो गया, ओपन बुक स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं, जो